नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था, तो वहां पे एक बहुत फेमस जोशी हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। कई टीवी चैनल में वो आते रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री जी का अगस्त के बाद से थोड़ा समय खराब है, थोड़ा नहीं काफ़ी खराब चल रहा है। तो मैंने चौंका, मैंने कहा कि चुनाव सिर पर है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, मेरे यूट्यूब पे लगा हुआ है, और उन्होंने कहा था कि अगस्त के बाद से साहब की स्थिति थोड़ी खराब होगी, पॉलिटिकली उनको थोड़ी परेशानियां ज़्यादा हो जाएंगी। नेता की साख बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप ये जनता में ये संदेशा दे दें कि भाई ये नेता झूठ बोलता है, तो फिर आपकी पोजीशन बहुत खराब हो जाती है। अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं कि अपने साहेब का ग्राफ बहुत बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। अभी उन लोगों ने तैयारी कर ली है कि साहेब जब अमेरिका में जाएंगे तो पूरी गोदी मीडिया, दिन में शायद ही कोई दूसरी चीज़ देखने को आपको मिले। दिन भर आपको ये देखने को मिलेगा कि अमेरिका में कितना जलसा हो गया, कितना उल्लास हो गया, पूरी अमेरिका कितनी खुश है। और राहुल गांधी अभी जो अमेरिका में होके आए हैं और जो अमेरिका का ग्लैमर दिखाया है, उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा कि राहुल के यहाँ तो इतनी मजाक उड़ गई और साहेब का कितना जादू चल गया। लेकिन इस बीच में विपक्ष जो है वो साहेब के चुन चुन के जो दिए गए बयान हैं उनको सामने ला रहा है। अब अंजना ओम कश्यप जी आज तक पे शो कर रही थी। शो में एक बच्ची ने सवाल पूछ लिया बीजेपी के प्रवक्ता से कि भाई प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था बिजली इतनी सस्ती मिल जाएगी, अब तो मिली नहीं। प्रवक्ता जी बोले नहीं, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा ही नहीं। संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के नेता, सांसद, और ढूंढ ढूंढ के आजकल आम आदमी पार्टी ऐसी चीज निकाल लाती है। तो उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में पहले उस बच्ची का, बीजेपी के प्रवक्ता का बयान लगाया कि नहीं, हम प्रधानमंत्री जी ने तो कुछ ऐसा कहा नहीं, और उसके नीचे केसीआर, तेलंगाना के सीएम का बयान लगाया, जिस प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कभी बिजली की इन दरों की बात नहीं करी। केसीआर भी बहुत तेज नेता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात ही नहीं करते, वो प्रधानमंत्री जी का बयान सुनवा देते हैं। तो जो अंजना ओम कश्यप जी से जो बच्ची का संवाद है, उसके नीचे संजय सिंह ने केसीआर का भाषण लगा दिया। ये वीडियो मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए, आपको सुन के समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपने कहा बिजली वाला बात, मैं बताती हूँ। मोदी जी के एक स्टेटमेंट में था कि वो 1 रुपए 10 पैसे में बिजली दे रहे हैं। कहाँ पे है, मेरे को भी बताइए। एक और स्टेटमेंट, ये कहाँ स्टेटमेंट दिया? हाँ, ये स्टेटमेंट मोदी जी दे ही नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री का अधिकार मैंने स्टेट बोलते बोर्ड हुए सुना इलेक्ट्रिसिटी का है। नहीं होता। हम लोगों ने तो नहीं सुना है। आपने अगर देखा हो तो आप बताइए, मैं उसका जवाब देने के लिए बैठा हूँ। आप मैंने ढूंढ बोलते लीजिए, हुए ले सुना आइए। है। 1 रुपए आप सुना है आपने? देखिए, कांग्रेस के कई व्हाट्सएप आते हैं, उसको मत आप कांग्रेस के कुछ व्हाट्सएप उसको मत सीरियसली लीजिए। भारत सरकार ने जिस प्रकार से बिजली में रिफॉर्म किए, बिजली के उत्पादन को बढ़ाया, उसका परिणाम ये है जो बिजली 1 यूनिट 11 साढ़े 11 रुपये में मिलती थी, आज 1 रुपया 10 पैसे में मिलती है। मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं मोदी जी, आपके 8 साल के सरकार में कहीं भी 1 रुपए 10 पैसे में यूनिट पावर सप्लाई आपने किया है क्या? ये इतना झूठ, इतनी बड़ी झूठ, और देश के प्रधानमंत्री कहे खुलेआम। प्रश्न पूछिए, प्रश्न है आपके पास तो जल्दी। दरअसल देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में लगभग मोटा मोटा 9-10 महीने का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा इस वीडियो में केसीआर कैसे हमला कर रहे हैं। एक और जहां साहब लगातार तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होने का ख्वाब पाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी इकट्ठा होने का, एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। लखनऊ में केजरीवाल मिले अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव ने कहा कि हम अध्यादेश पर इनका साथ देंगे, और केजरीवाल अलग अलग जाके मिल आए हैं। 23 तारीख को बिहार में विपक्ष की सबकी मीटिंग होने वाली है। इस तरह की कई चीज़ें हो रही हैं। हालांकि इस बीच में जो कोशिश हो रही है, इस बीच में कर्नाटक चुनाव का असर नहीं जा रहा। चुनाव परिणाम को देखते हुए हर किसी के जहन में ये बात आ रही है कि क्या मोदी मैजिक कम हो रहा है? क्या अब 2014 और 19 वाली लहर देश में नहीं रही है? और क्या साहेब की वापसी 2024 में खतरे में पड़ गई है?
वहीं अब देश के प्रमुख राजनीतिक दल और उनके नेताओं का भी ये कहना है कि देश का माहौल बदल रहा है और साहिब की सत्ता खिसक रही है। दरअसल अभी 2-3 दिन पहले ही अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस के डिसक्वालीफाइड सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका में ये कहा था कि 2024 के चुनावों में लोगों को सरप्राइज देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक छिपा हुआ अंडर करंट पैदा हो रहा है और ये अगले लोकसभा चुनाव में लोगों को आश्चर्यचकित कर देगा, सरप्राइज दे देगा। राहुल ने यह साफ कहा कि मुझे लगता है कि मोदी जी हार रहे हैं। राहुल के इस दावे के बाद साहिब और भाजपा की नींद उड़ गई थी, क्योंकि विपक्ष का एक बड़ा नेता जिसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है वो इस तरह का दावा कर रहा है। हालांकि ये सिर्फ हवाई दावा नहीं होगा, बीजेपी को ये लग रहा है। वहीं अब राहुल के बाद विपक्ष के एक और बड़े नेता ने देश में मोदी विरोधी माहौल होने की बात कही है। साथ ही इस नेता ने 2024 में देश में बदलाव होने की बात कही है। दरअसल ये बड़ा नेता कोई और नहीं बल्कि देश की सियासत के असली मायनों में चाणक्य और अक्सर अपने दांव से अपने विरोधियों को पस्त करने वाले महाराष्ट्र के दिग्गज नेता एनसीपी प्रमुख शरद पवार हैं। दरअसल शरद पवार का यह कहना है कि अगले लोकसभा चुनाव में देश में बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा समय में देश में बीजेपी के खिलाफ लहर है और देश के लोग बदलाव चाहते हैं। एनसीपी चीफ ने कहा कि हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि देश में भाजपा विरोधी लहर चल रही है। पवार ने यह भी कहा कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों को देखते हुए लोग बदलाव के मूड में हैं। अगर लोगों की यही मानसिकता बनी रही तो आने वाले चुनाव में देश में बड़ा बदलाव आएगा। ये बताने के लिए किसी जोशी की जरूरत नहीं है, ये शरद पवार ने कहा। यानी राहुल गांधी के बाद अब एक और बड़े नेता का देश में मोदी विरोधी लहर चलने और 2024 में बदलाव करने की बात से इनकार करने का मतलब है कि देश का सियासी माहौल वाकई में बदल रहा है और अब इसकी खबर राजनीतिक दलों को भी होने लगी है। अगर इन नेताओं के दावों में दम है तो फिर यह तय है कि साहिब की सत्ता वाकई में 2024 में खिसक रही है, क्योंकि देश के इन बड़े नेताओं के बयान सिर्फ हवाई नहीं हो सकते और ना ही सिर्फ राजनीति से प्रेरित। कहीं ना कहीं इन दावों में कुछ तो सच्चाई है। फिलहाल राहुल के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार का यह बयान साहिब और भाजपा की नींदें उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद से भाजपा और साहिब वैसे भी देश के बदलते माहौल और घटते मोदी मैजिक को लेकर काफी चिंतित हैं। क्योंकि भाजपा भी ये भली भांति जानती है कि उसके पास मोदी के अलावा दूसरा कोई नेता या मुद्दा नहीं है और अगर देश का मूड बदल रहा है और मोदी का जादू कम होता जा रहा है तो ये 2024 में साहिब और भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। वैसे इन नेताओं के दावे में इसलिए भी दम लग रहा है क्योंकि पिछले कुछ वक्त में अगर देखें तो देश के अंदर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने साहिब की इमेज और उनकी सरकार को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि देश की गोदी मीडिया लगातार साहिब की छवि को चमकाने का और उनके पीआर करने का काम कर रही है, आप देख ही रहे हैं, रोज देख रहे हैं। लेकिन देश का माहौल साहिब के विरोध में जाता ही नजर आ रहा है। साल 2023 की शुरुआत से ही लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है कि देश का माहौल बदल रहा है और साहिब का जादू कम होता दिख रहा है। इसकी एक बड़ी झलक कर्नाटक चुनाव में देखने को मिली, मैं आपको बता चुका हूं, जहां भाजपा ने अपना पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा। और पहले होता था कि जहां प्रधानमंत्री चेहरा बन जाते थे वहां भाजपा जीतती ही जीती थी। साहिब ने भी कर्नाटक के चुनाव में प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी, धड़ाधड़ रैलियां रोड शो किए। इतना ही नहीं, साहिब ने जनता के सामने आकर खूब प्रायोजित नाटक भी किया और कई बार रोए, गिड़गिड़ाए, साहब ने बहुत प्रार्थना करी, यहाँ तक कि अपनी गालियों की भी गिनती कर डाली कि मुझे कितनी संख्या में गाली मिलती है। लेकिन इन सब का कोई असर जनता पर नहीं पड़ा। चुनाव परिणामों में भाजपा की करारी हार हुई। आप सोच सकते हैं साहिब इतना व्यापक प्रचार करें तब भी 30 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। किसी गोदी मीडिया ने यह बात नहीं चलाई कि कर्नाटक में 30 विधानसभा सीटों पर भाजपा की जमानत जब्त हो गई। इसके बाद से ये सवाल लगातार उठ रहा है कि अब देश में मोदी का मैजिक कम हो रहा है, अब देश का माहौल बदल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर इस देश में इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिन्होंने यह साबित किया कि अब देश में मोदी विरोधी माहौल बन रहा है।
दरअसल हमारे देश की शान रही और हमारी चैंपियन पहलवान बेटियां पिछले कई महीनों से यौन शोषण के एक आरोपी को सजा दिलाने की मांग करते हुए सड़कों पर बैठी हैं। लेकिन सरकार और साहब उनकी एक भी नहीं सुन रहे हैं, जबकि ये वो ही चैंपियन है जिन्हें खुद सरकार ने अपने घर का और अपनी बेटी बताया था। लेकिन जब पिछले लंबे वक्त से ये बेटियां सड़क पर बैठी रो रही हैं और अपने लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं, तो साहब चुप्पी साधे हुए हैं। हद तो तब हो गई जब एक और साहब जहां अपनी वाई करा रहे थे, नई संसद भवन का उद्घाटन करते हुए तरह तरह की फोटो खिंचवा रहे थे, तब दूसरी ओर उसी संसद भवन के बाहर देश के चैंपियनों को पुलिस घसीट रही थी, बुरी तरह घसीट रही थी। लेकिन इस पूरी घटना के बाद भी साहब को रत्ती भर भी शर्म नहीं आई। उन्होंने इन बेटियों के लिए एक भी लफ्ज नहीं बोला। उल्टा शोषण का आरोपी नई संसद भवन में माननीय सांसद की हैसियत से बिठाया गया। आज भी पहलवान इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। खेल मंत्री ने एक बार फिर आश्वासन दिया है, लेकिन साहब चुप्पी साधे हुए हैं, पूरे मामले पर कुछ नहीं बोले। ऐसे में ये मामला साहब और उनकी सरकार के खिलाफ माहौल बना रहा है। यही वजह है कि पहलवानों को देश के कई लोगों का समर्थन मिल रहा है। पहलवानों के समर्थन में कई खाप पंचायतें और किसान संगठन पहले ही आ चुके हैं। वही हाल ही में ओडिशा के बालासोर में हुआ देश का सबसे बड़ा रेल हादसा, जहां 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं और सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लेकिन साहब ने वहां जाकर सिर्फ पीआर किया और कुछ फोटो खिंचवाए। इतने बड़े हादसे के बावजूद रेल मंत्री अभी भी अपनी कुर्सी पर बरकरार हैं और गुजरती हुई ट्रेनों को हाथ हिलाकर और नारे लगवाते हुए फोटो और वीडियो पूरी दुनिया ने देखे। क्या साहब के लिए लोगों की जान की कोई कीमत नहीं? इसके अलावा मणिपुर जल रहा है। एक राज्य है पूरी तरह से हिंसा में है। मणिपुर में जारी हिंसा को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है। गोदी मीडिया के चैनलों से खबर गायब है। लंबे समय से मणिपुर पूरा हिंसा की आग में धधक रहा है। वहीं हाल ही में हरियाणा में किसानों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। ऐसे में ये कुछ घटनाएं देश के सियासी माहौल को बदल सकती हैं। तो वहीं राजनीतिक दृष्टि से देखें तो साहब और उनकी सरकार ने नैतिकता को तार पर टांग दिया है। देश में मीडिया और सरकारी एजेंसियां सिर्फ सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और मजबूत प्रेस होना जरूरी होता है, लेकिन भारत में पिछले 8-9 सालों में मीडिया की क्या हालत है, इससे हर कोई अच्छे से वाकिफ है। वहीं विपक्षी दलों के साथ सरकार का जो सब बदला वाला रवैया रहा है, उसे भी लोगों ने देखा है किस तरह बदला ले रही है सरकार। कैसे विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा, उनकी सदस्यता ली जा रही है। ये सभी ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं देश में साहब की छवि को धूमिल किया और उनके खिलाफ माहौल तैयार किया है। अब देश में साहब के नाम की वो लहर या मोदी मैजिक नहीं रहा जो 2024 में उन्हें सत्ता के सिंहासन पर बिठा सके। तभी देश के ये बड़े नेता अब सरेआम देश में बदलते माहौल और भाजपा विरोधी लहर की बात कर रहे हैं और 2024 में साहब की सत्ता जाने का दावा कर रहे हैं। भाजपा के अंदर भी अब इस बात का एहसास लोगों को होने लगा है कि 2024 की डगर बहुत कठिन है। साहब की विदाई अब लगभग तय है। इसलिए महाराष्ट्र समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर भाजपा में अब बगावत के सरोटे शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र में एक और जहां कैबिनेट विस्तार को लेकर भाजपा और शिंदे गुट में उठापटक मची हुई है, क्योंकि मंत्री बनने वाले दावेदार ज़्यादा हैं, सीटें कम। यही वजह है कि दोनों मंत्रिमंडल विस्तार के बाद होने वाली कलह से बचना चाह रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर राज्य में भाजपा के दिग्गज नेता, दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटियों ने पार्टी से बगावत और नाराजगी भरे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में भाजपा की हालत काफ़ी खराब होती जा रही है। यूपी के बाद सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं। वैसे सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भी पार्टी के अंदर बगावत और आंतरिक कलह की खबरें सामने आ रही हैं। ये सभी वो राज्य हैं जहां या तो इसी साल चुनाव होने हैं या फिर अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ या उसके आसपास। ऐसे में इन राज्यों में पार्टी के अंदर मची हलचल साहब के दिलों की धड़कनें बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश में तो भाजपा 3 खेमों में बटी नजर आ रही है, जिसमें एक शिवराज की भाजपा है, दूसरी महाराज की भाजपा है और तीसरी नाराज भाजपा है। ऐसे में अब इन लोगों के तीनों के साथ पार्टी कैसे सामंजस्य बिठाती है, देखने वाली बात होगी। वहीं राजस्थान में भी भाजपा में आंतरिक कलह मची है, हालांकि यहाँ कांग्रेस में भी मची है। एक और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, तो दूसरी ओर पार्टी के अन्य सीनियर लीडर हैं जो खुद मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। हालांकि यहाँ सचिन पायलट और गहलोत में भी लड़ाई चल रही है।
तो वहीं हरियाणा में सत्ताधारी भाजपा और उसकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी के बीच विवाद सतह पर आ चुका है। दोनों दलों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। ऐसे में अलग अलग राज्यों में भी पार्टी के अंदर मची बगावत साहेब और भाजपा का वीपी और बढ़ा रहे हैं, जो 2024 में साहेब के सत्ता के सपने को और भी अधिक धुंधला कर सकते हैं। ऐसे कहीं ना कहीं देश के बदलते माहौल में हर और नजर आ रहा है और इसमें कम होते मोदी मैजिक से साहेब और भाजपा भी वाकिफ है। तभी एक और जहां मीडिया साहेब की छवि को मजबूत बनाने में और तेजी से जुट गया है, वहीं दूसरी ओर साहेब भी संगठन और कैबिनेट में फेरबदल कर राज्यों को साधने में लग गए हैं। चुनावी राज्यों को साधने के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं या नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इसके अलावा नड्डा की टीम में भी कुछ नए लोगों को शामिल करने की चर्चा है। साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से भी कुछ लोगों को मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं लगातार मामले को बढ़ता देख अब सरकार डैमेज कंट्रोल करने के लिए पहलवानों के आंदोलन की तरफ ध्यान दे रही है, मैटर को सुलझाने का प्रयास कर रही है। आज खेल मंत्री ने इसी दिशा में कदम बढ़ाया। अब साहब अपने प्रयासों में सफल हो पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल राहुल गांधी और शरद पवार जैसे नेताओं के दावों में कितना दम है, आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम इसको काफ़ी हद तक साफ कर सकते हैं। हालांकि मौजूदा हालातों को देखते हुए इतना तय है कि 2024 में साहब का सत्ता का सिंहासन डोल रहा है और इसे संभालना साहब और भाजपा के लिए बेहद मुश्किल है। राजनीति की खबरों पर हमारी निगाह बनी रहेगी। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मदद कीजिए, हमारे मेंबर बनिए। हमारे राज्यों के खबरों के लिए अलग अलग चैनल हैं, 4PM यूपी, 4PM बिहार, 4PM गुजरात, 4PM कर्नाटक और अब 4PM महाराष्ट्र भी शुरू हो गया है। उसे भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।